छात्रों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हर वीडियो क्लिप में, हर लेक्चर में मैं आपको बार बार निर्देशित भी कर रहा हूँ, सजेस्ट भी कर रहा हूँ, और मैं ये आपकी एक्टिविटी देख भी रहा हूँ कि जितनी भी आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं, एक तो उसको पूरा नहीं देख रहे। देखिए, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए आप। जब तक किसी भी लेक्चर को, किसी भी टॉपिक को आप शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक नहीं देखेंगे, वीडियो क्लिप को पूरी नहीं देखेंगे, तो समझ लीजिए आपके उसमें कुछ समझ में आने जाने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो हम क्लासरूम की स्टडी करते हैं और जो ये ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, देखिए दोनों ही जो शिक्षण प्रणाली हैं अपने आप में अपना अपना अलग अलग अहम रोल अदा करती है। जो क्लासरूम है उसकी शिक्षण प्रणाली पद्धति अलग है, सिस्टम अलग है, उसके अपने कुछ अतिरिक्त फायदे हैं। लेकिन उसी प्रकार से जो ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली जो इस समय हम कोविड-19 के चलते प्रयुक्त कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये भी बिल्कुल, इसके कुछ अतिरिक्त फायदे हैं। इसका अतिरिक्त फायदा क्या है बता दूं मैं आपसे, कि कोई भी जो लेक्चर या टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और आपके यदि कहीं से कोई स्टेप समझ में नहीं आया, तो देखिए बस क्लासरूम में और यहाँ पर केवल यही एक बेसिक डिफरेंस है कि क्लासरूम में आप खड़े होकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उस पर आप पूछ सकते हैं कि जी मेरे यहाँ से स्टेप्स ये समझ में नहीं आया। यहाँ पर आपको एक अतिरिक्त बेनिफिट ये है कि जहाँ से भी आपको कोई स्टेप समझ में न आया हो, उसे आप वहाँ से पुनः दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, उस वीडियो क्लिप को दोबारा देख सकते हैं, पूरे लेक्चर को, जो कि क्लासरूम की टीचिंग में संभव नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन टीचिंग को बिल्कुल ही निष्क्रिय या बिल्कुल इसी प्रकार से उसको अवॉइड करके चल रहे हैं। इसके भी अपने एक अतिरिक्त फायदे हैं, तो आप उन अतिरिक्त बेनिफिट्स का लाभ उठाते हुए कि कोई भी टॉपिक यदि आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वीडियो क्लिप को बार बार देखिए, पीडीएफ का अध्ययन कीजिए, फिर उन दोनों को देखते हुए आप नोट्स बनाइए। जहाँ पर भी कोई भी स्टेप्स आपको देखना है, समझना है, वीडियो क्लिप को वहीं पर आप रोक दीजिए और उसका अच्छी प्रकार प्रत्येक स्टेप का अध्ययन कर कर फिर आगे बढ़िए। तो ऑनलाइन क्लास का सबसे अच्छा बेनिफिट एक यही है कि आप इसको अपने हिसाब से कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, और जहाँ पर भी जिस भी स्टेप्स पर आप चाहें वहाँ पर रुककर आप उसका मनन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट है, निर्देश भी है आपको, और आपको एक सजेशन भी है कि आप इस ऑनलाइन शिक्षण को समझते हुए उसके अधिक से अधिक आप बेनिफिट को उठाएंगे। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर इस टॉपिक पर आते हैं, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पहले स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट आप कक्षा 11 में भली भांति समझ चुके हैं। चाहे स्थित ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा हो, या गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा हो, या वैद्युत स्थित ऊर्जा हो, या चुंबकीय स्थित ऊर्जा हो, चाहे स्थित ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, ठीक है, सभी को हम एक ही प्रकार से परिभाषित करते हैं। पहले मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूं कि किसी भी निकाय के अभिविन्यास में परिवर्तन करने के लिए, एक मैं जनरल स्थित ऊर्जा की डेफिनेशन, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ते समय ये आप ध्यान रखें
की जो स्थित ऊर्जा है उसका कंसेप्ट बिल्कुल आपके मस्तिष्क में क्लियर होना चाहिए, तभी इस चैप्टर में आप आगे बढ़ पाएंगे और आगे समझ पाएंगे। सही है। तो स्थित ऊर्जा का जो जनरल कंसेप्ट है वो ये है कि किसी भी निकाय के अभिविन्यास में, अभिविन्यास का मतलब संरचना में, कॉन्फ़िगरेशन में, तो किसी भी निकाय के अभिविन्यास में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल द्वारा या बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सही है। अब यदि वो हम परिवर्तन कर रहे हैं गुरुत्वीय बलों के विरुद्ध, तो उसे हम गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा कह देते हैं। यदि हम वो परिवर्तन कर रहे हैं प्रत्यास्थ बल के विरुद्ध, प्रत्यास्थ क्षेत्र में, तो हम उसे प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा कह देते हैं। और यदि हम वो परिवर्तन कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, तो हम उसे वैद्युत स्थित ऊर्जा कह देते हैं। केवल इतना डिफरेंस है इन स्थित ऊर्जाओं में, सभी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक सा ही है। सही है। अब हम यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और आप समझ लो, मैं आपके ध्यान दिला दूँ कि किसी भी निकाय के अभिविन्यास में जब हम भी परिवर्तन करेंगे तो उसमें एक शब्द और आएगा, इन द नॉन एक्सीलरेटेड फॉर्म, अर्थात अत्वरित अवस्था में। अर्थात जब भी हम अभिविन्यास में परिवर्तन करें तो उस दौरान अभिविन्यास में परिवर्तन करते समय निकाय के किसी भी अवयव में, क्योंकि एक निकाय दो या दो से अधिक अवयव से मिलकर बना होता है, त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। एक तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक आप जो अभी हम वैद्युत स्थित ऊर्जा की डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आप इसे ध्यान से देखें। जैसे हम जनरल डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं वैद्युत स्थित ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सही है। अभी मैंने बताया था कि वैद्युत स्थित ऊर्जा में वैद्युत क्षेत्र से संबंधित निकाय आ जाएगा, तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किसी आवेशित निकाय के अभिविन्यास में, सही है, किसी आवेशित निकाय के अभिविन्यास में, ये अच्छी तरह समझ लेंगे, अभिविन्यास में अत्वरित रूप से परिवर्तन करने में, अत्वरित रूप से मतलब उसमें कोई एक्सीलरेशन उत्पन्न नहीं होना चाहिए, करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसी आवेशित निकाय के अभिविन्यास में अत्वरित रूप से, अर्थात या अत्वरित अवस्था से, शब्दों में आप चेंज कर सकते हैं, बस अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, अत्वरित रूप से परिवर्तन करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सही है। अर्थात हम किसी भी निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा में परिवर्तन हम लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं दो अवस्थाएं हैं किसी भी निकाय की, एक ए और एक बी कॉन्फ़िगरेशन। सही है। तो हम उसकी निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात डेल्टा यू ए से बी, ए से बी मतलब ए से बी तक जाने में किया गया कार्य, अर्थात बराबर हम इसको लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए। सही है। बराबर बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य। सही है। डब्ल्यू ए से बी, ए से बी। सही है। ये क्या है? बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य। बाह्य बल के विरुद्ध कह दो या बाह्य कारक के द्वारा किया गया कार्य कह दो, एक ही बात है। बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य या बाह्य कारक के द्वारा किया गया कार्य। सही है। बराबर जैसे गुरुत्वीय बल है, वैद्युत बल है, तो ये परिवर्तित बल हैं, तो हम इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्सटर्नल डॉट
ds, डॉट ds ले लो, डॉट dx ले लो आप, यदि आप चेंज परिवर्तन विस्थापन जो है आप यदि x में करना चाह रहे हैं, एक v में विस्थापन करना चाह रहे हैं, तो अदरवाइज आप डॉट ds भी ले सकते हैं। f एक्सटर्नल, इट मीन्स बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, सही है। इंटीग्रेशन ए से बी, क्योंकि परिवर्तित बल के अंतर्गत किया गया कार्य हम ऐसे ही निकालते हैं, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ओके, यहाँ पर आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और समझनी है, और वो ये कि यहाँ पर जो हमने लिखा है बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, सही है, इसकी जगह हम बाह्य कारक के द्वारा किया गया कार्य भी प्रयुक्त कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह हम एक और सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं कि आंतरिक बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। आंतरिक बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य या अनोन्य बलों के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान। देखिए, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं बाह्य बल की जगह आंतरिक बल क्षेत्र, या केवल इंटरनल फील्ड भी कह सकते हैं आप, तो भी चल जाएगा। आंतरिक बल क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान। देखिए, जो मैंने ये लाइन अंडरलाइन की है, इसकी जगह आप ये भी प्रयुक्त कर सकते हैं, अर्थात हम इस डेफिनेशन को इस प्रकार भी दे सकते हैं कि किसी भी आवेशित निकाय के अभिविन्यास में अत्वरित रूप से परिवर्तन करने में आंतरिक बल क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान, या तो हम आंतरिक बल क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान कह दें, या फिर आंतरिक बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य कह दें, ठीक है, एक ही बात है, उसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। अब आप इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। जो फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसकी जगह जो मैंने यहाँ पर ये ब्लू इंक से लिखा है, इसकी जगह आप ये ऐड कर कर और इस डेफिनेशन को पूरा कर सकते हैं, सही है। या तो हम ये कहें कि किसी आवेशित निकाय के अभिविन्यास में अत्वरित रूप से परिवर्तन करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कहते हैं, या बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य कहते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं किसी आवेशित निकाय के अभिविन्यास में अत्वरित रूप से परिवर्तन करने में आंतरिक बल क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान उसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, सही है। आंतरिक बल क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान के स्थान पर हम आंतरिक बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य भी शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। अब इन दोनों में आप बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, सही है। अब आंतरिक बल क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान, अर्थात इंटीग्रेशन ए से बी एफ इंटरनल डीएक्स, ठीक है, ऋणात्मक मान। अब आप इन दोनों में देख लीजिए कि जब हम बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कर रहे हैं तो हम सीधा उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं, और यदि आंतरिक बल क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कर रहे हैं तो हम उसका किए गए कार्य का ऋणात्मक मान कह रहे हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको आप देखिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे ये मैं दिखा रहा हूं कि मेरे हाथ में कोई वस्तु है, सही है। अब देखिए, यदि मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं तो आप ध्यान से देखिए, मैं इस पर बल कौन सी दिशा में लगा रहा हूं, ऊपर की दिशा में, ओके। मैं इस पर बल, वस्तु पर ऊपर की दिशा में बल लगा रहा हूं, देखिए हाथ से ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा हूं, और ये वस्तु भी ऊपर की तरफ स्थापित हो रही है।
तो मैं इस वस्तु के लिए बाह्य कारक हो गया और मैं इस वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ। तो मैं इसके लिए किसका कार्य कर रहा हूँ? बाह्य कारक का। सही है। अब इस वस्तु को ऊपर ले जाने में हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो धनात्मक है, क्योंकि बल भी ऊपर की दिशा में हम लगा रहे हैं और विस्थापन भी ऊपर की ओर हो रहा है। दोनों एक ही दिशा में है, कार्य धनात्मक आ रहा है। लेकिन यदि हम इसका दूसरा पहलू देखें, मैं कहूँ गुरुत्वीय बल, देखिए इस वस्तु पर जो हमें ऊपर की ओर ले जाने में बल लग रहा है, बल लगाना पड़ रहा है बाह्य कारक द्वारा, जो कि हम खुद हैं। वो क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है और पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र इस वस्तु को आकर्षित कर रहा है। ठीक है। तो वो जो गुरुत्वीय बल हो गया वो हो गया आंतरिक बल क्षेत्र, अर्थात अनोन्य क्रिया बल। जो इस वस्तु पर स्वतः ही हम बल लगाएं ना लगाएं, इस वस्तु पर वो बल कार्यरत है। यदि मैं इस वस्तु को इस समय छोड़ दूं तो आप समझ सकते हैं कि ये गुरुत्वीय बल के कारण कौन सी तरफ चली जाएगी? पृथ्वी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वो बल क्षेत्र इस पर कार्य कर रहा है, गुरुत्वीय बल क्षेत्र। सही है। अब हम आते हैं उस पॉइंट को समझने के लिए कि अभी हमने देखा कि जब मैं इस पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकाल रहा हूँ ऊपर की ओर विस्थापित करने में, तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य निकालिए, तो देखिए जब हम इस वस्तु को ऊपर की तरफ स्थापित कर रहे हैं और गुरुत्वीय बल इस पर कौन सी तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य तो इस वस्तु को ऊपर की ओर ले जाने में धनात्मक है, लेकिन गुरुत्वीय बल क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या है? ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि जब हम इस वस्तु को ऊपर ले जा रहे हैं तो विस्थापन ऊपर की ओर, लेकिन गुरुत्वीय बल नीचे की ओर। तो इसलिए बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य और बल क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य दोनों एक दूसरे के ऋणात्मक मान रखने से बराबर दोनों को रख सकते हैं। समझ में आ गया? इसी प्रकार से यदि मैं नीचे की ओर लाऊं इस वस्तु को, देखिए नीचे की ओर यदि मैं ला रहा हूं तो अब गुरुत्वीय बल क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो जाएगा और बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, इसे आप अच्छी तरह कंटस्ट कर लें। सही है। तो इस प्रकार से हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। अब आप इससे इसका नेक्स्ट पॉइंट और समझ लीजिए। ये तो हुआ इसका एक बेसिक कंसेप्ट। एक ये तो हमने देखा वैद्युत स्थित ऊर्जा में परिवर्तन। अब यदि हमें किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ही परिभाषित करना है तो देखिए हम ए से बी तक ले जा रहे हैं। ठीक है। अब यदि हम उसकी एक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा को शून्य मान लिया जाए, जैसे कि प्रारंभिक स्थिति में हम स्थित ऊर्जा को शून्य मान लें, तो अब ये स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन की परिभाषा है, यदि हम UA अर्थात स्थिति A में स्थित ऊर्जा को हम शून्य मान लें तो ये केवल क्या बच जाएगा आपके पास? B स्थिति में निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो यदि हम इनमें से दोनों में से एक स्थिति को मानक स्टैंडर्ड स्थिति मान लें तो इसी परिभाषा में उस मानक स्थिति से दूसरी स्थिति तक निकाय को ले जाने में किया गया कार्य हम कह देंगे उस दूसरी स्थिति में निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर हुआ। ठीक है। जैसे अच्छा, स्थित ऊर्जा किसी भी निकाय की हम कहाँ पर शून्य मानते हैं? जिस स्थिति में निकाय में जो आंतरिक बल क्षेत्र का भी मैंने वर्णन किया था, जिस स्थिति में बल क्षेत्र शून्य होता है, सामान्यतः हम उस स्थिति में निकाय की स्थित ऊर्जा को शून्य मान लेते हैं। ठीक? जैसे आपने पढ़ा होगा गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा में पहुंच जाइए आप। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा में गुरुत्वीय बल कहाँ पर शून्य होता है? अनंत पर होता है। तो आपने अनंत पर गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा को कितना माना था? शून्य माना था। प्रत्यास्थ बल कहाँ पर शून्य होता है? वो साम्य अवस्था में शून्य होता है। तो आपने साम्य अवस्था में प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा का मान कितना माना था? शून्य माना था। बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा कि जो वैद्युत बल है वो कहाँ पर शून्य होता है? अनंत पर। तो हम केवल इस परिभाषा में इतना डिफरेंस कर देंगे कि किसी भी आवेशित निकाय को अनंत से दी गई स्थिति तक अत्वरित रूप से स्थापित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उसकी
उस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब हम परिवर्तन नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे दूसरी स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, क्योंकि हमने प्रारंभिक स्थिति अनंत मान ली है। सही है। तो यदि हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को, ये तो हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं, और यदि हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के स्थान पर केवल पर्टिकुलर किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना है, तो हम ये कह देंगे कि किसी भी आवेशित निकाय को अनंत से दिए गए अभिविन्यास तक या दी गई स्थिति तक अत्वरित रूप से स्थापित करने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उसकी वैद्युत स्थित ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कह दो, बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य कह दो, या फिर आंतरिक बल क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान कह दो। वो परिवर्तन आप यहां पर भी कर सकते हैं। तो U बराबर इंटीग्रेशन अब अनंत से दी गई स्थिति R कोई भी हो सकती है, जिस स्थिति पर भी वो निकाय स्थित होगा, F एक्सटर्नल डॉट dx या बराबर, यदि हम आंतरिक बल के द्वारा किया गया कार्य कर रहे हैं तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस dx इन्फिनिटी से R। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि किसी भी हम जब वैद्युत बल रखेंगे तो आवेशों को चिन्ह सहित रखेंगे, तो उसमें जो ये चिन्ह है F डॉट dx जो हम यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम इस प्रकार भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, जब हम वैद्युत स्थित ऊर्जा को परिभाषित करेंगे इन्फिनिटी से R F एक्सटर्नल dx। ठीक है, हम सदिश रूप में ना लिखकर हम इसको इस रूप में भी डायरेक्ट यूज करेंगे, तो ये इस स्थिति में बिल्कुल सही बैठेगा। तो अब आप इसको इस रूप में ध्यान कर लीजिए, इन्फिनिटी से R F इंटरनल डॉट dx। सही है। अब हम इस चैप्टर में यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि अब हम यदि निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा को परिभाषित करेंगे तो या तो हम कह देंगे बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य अनंत से उसको दी गई स्थिति तक स्थापित करने में, ठीक है, या फिर अनंत से दी गई स्थिति तक स्थापित करने में आंतरिक बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान। सही है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य और आंतरिक बल क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, दोनों में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। सही है, जो आज मैंने ये आपका वैद्युत स्थित ऊर्जा का कंसेप्ट क्लियर किया है, आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। कल अब हम पर्टिकुलर केस में, जैसे दो बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा, ठीक है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हुए उनका परिकलन करेंगे। फिर मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, देखिए जो भी आपको मेहनत करके वीडियो क्लिप बनाई जा रही है, आप उसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। एक ऑनलाइन शिक्षण का भी एक अतिरिक्त बेनिफिट है, क्लासरूम शिक्षण का एक अलग फ़ायदा है, उसके दूसरे प्रकार के लाभ हैं और ऑनलाइन शिक्षण के दूसरे प्रकार के लाभ हैं। फिर मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि ऑनलाइन शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो भी आपने एक बार समझा है, जो लेक्चर देखा है, कहीं पर भी आपको डाउट है तो उसको आप बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि आप इसको क्लासरूम की तरह ही तवज्जो दीजिए और इसको बार बार देखिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।